तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि एडुटेरिया का एनसीईआरटी जो क्लास 6 टू 12 है ऑल आउट आया हुआ है, उसका मैं कंप्लीट सीरीज चला रहा हूँ। क्लास 6 का हिस्ट्री पहले क्लास तक कंप्लीट हो चुका है। आज क्लास 7 का हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। तो बिना समय गंवाए हुए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बरनी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था? तो जियाउद्दीन बरनी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था? तो लिखा 1356 में लिखा था। इसके 2 वर्ष बाद यानी 1358 में इन्होंने दूसरी बार अ, अपना वृत्तांत लिखा था। पहली बार किसने कब लिखा था? 1356 में। तो दूसरा क्वेश्चन है, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस लिए किया जाता था? रहट का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो मध्यकाल में रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। सिंचाई के लिए किया जाता था रहट का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो जातक कथाएं जो है वह बौद्ध अनुयायियों के द्वारा किया गया। ये भगवान बुद्ध की कहानियों का संकलन है। इसमें जातक कथा में क्या है? भगवान बुद्ध की कहानियों का संकलन है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो ये पहले भी हमने बताया था कि दक्षिण भारत यानी तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को ये कहा जाता वेल्ला, और जो व्यवसायिक वर्ग थे उसको बोलता था उनवार, और जो ये दास थे यानी जो वो उसे अधिमई बोला जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो त्रिकोणात्मक संघर्ष का जो उसमें थे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। तो इसमें कौन कौन है? गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पाल वंश थे। चोल वंश नहीं था। त्रिकोणात्मक संघर्ष में चोल वंश नहीं था। गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पाल वंश थे। ये तीनों थे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? तो दक्कन के जो राष्ट्रकूट थे वो किनके सामंत थे? वो कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। दक्कन के राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। अगला क्वेश्चन है, गंगई कौंड चोलपुरम की स्थापना किस चोल शासक के द्वारा की गई? फिर से सुनिए, गंगई कौंड चोलपुरम की स्थापना किस चोल शासक के द्वारा की गई? तो ये राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया। किसका? गंगई कौंड चोलपुरम। अगला क्वेश्चन है, चोल काल के संबंध में, चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। ये सही है। चोल काल में किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। अगला है दूसरा कथन, गांवों के समूहों को नाडु कहा जाता था। गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? नाडु। ग्राम परिषद तथा नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। ये दोनों सही है, यानी एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? तो पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता? व्यापारिकों के संगठन को, व्यापारी जो थे उसके संगठन को क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीज शामिल होती है? तो पुरातात्विक स्रोत के संबंध में कौन कौन सी चीज शामिल होती है? इसमें ऑप्शन से बनेगा, जैसे अभिलेख है तो पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख शामिल होता है, मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, जानवरों की हड्डियां भी होती है, धातु भी होती है, औजार भी होती है, आभूषण भी होती है। यानी 1 2 3 4 5 6 कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? तो ये इक्ता के बराबर है। मुगलों की जो जागीर है वो दिल्ली सुल्तान में किसके बराबर है? इक्ता के बराबर है। वंशावतारी व्यवस्था जो था वो मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव थी। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में रानी दिद्दा जो थी वह किस क्षेत्र की शासिका थी? तो वो थी कश्मीर की शासिका। कहाँ की शासिका थी? वो कश्मीर की शासिका थी। और जो ये रजिया थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। वो आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा थी। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को खराज कहा जाता था। खराज।
ये जो था किसान की उपज का लगभग 50% होता था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ है? तो ये हुआ अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, यानी चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर जो हमला किया था। सूर्यवंश ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया है? तो सूर्यवंश ने दिल्ली पर लगभग 15 वर्ष शासन किया है। कब तक किया है? 15 वर्ष। 1540 से लेकर 1555 तक सूर्यवंश ने शासन किया दिल्ली पे। अगला क्वेश्चन, मिलान करना है कि कब से कब तक रहा है। तो फर्रुखसियर का कब से कब तक रहा था? 1713 से 1719। 1713 से 1719। आलमगीर द्वितीय, ये इसका रहा था 1754 से 1759। शाह आलम द्वितीय, इसका 1759 से 1806। और इधर अहमद शाह, इसका तो 1748 से 1754 हो गया। पहले अहमद शाह थे, फिर आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली? तो मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिली थी। अगला क्वेश्चन है, सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था दल खालसा। सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को दल खालसा कहा जाता था। सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया था, और इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं क्या कहलाती थी? दल खालसा। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? संरक्षण के लिए लिया जाता था। इसका होगा 20%। कितना होगा? 20%। अगला क्वेश्चन, मुगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? मुगल के बारे में बताना है। वो माता की ओर से वे तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, तो वो नहीं है। वो माता की ओर से वो मंगोल के माता की ओर से वो मंगोल मंगोल के थे, और पिता की ओर से वो तुर्की के थे, यानी तो ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत में तोप का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में हुआ था? तो पानीपत के पहले युद्ध में हुआ था। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो बाबर की ओर से यह प्रयोग किया गया था भारत में पहली बार तोप का। अगला क्वेश्चन है मनसबदारी व्यवस्था के बारे में। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मुगलों के नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मुगल के जो नौकरशाह थे वो मनसबदार कहलाते थे। अगला है, इनके पद और वेतन का निर्धारण जात की संस्था पर निर्भर था। दोनों सही है, एक और दो दोनों सही। फिर क्वेश्चन एक है मनसबदारी पे ही, मनसबदारी व्यवस्था के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? अकबर ने जागीरों का सही आकलन कर मनसबदारों में वितरित किया। और अगला है, औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। तो ये होगा एक और दो दोनों सही। अकबर ने जागीरों का सही आकलन मनसबदारों में वितरित किया था ये, और औरंगजेब के शासनकाल में क्या हुआ था? मनसबदारों की संख्या में वृद्धि हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। मुगलों की राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? मुगलों की राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जब्त। अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। कौन लिखा? अबुल फजल ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? तो अकबर ने बंगाल को 1586 में जीता था। अकबर ने बंगाल को 1586 में जीता। अगला क्वेश्चन, 13वीं तथा 14वीं शताब्दी के समय खोखर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो खोखर जनजाति जो थे पंजाब से संबंधित थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खोखर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये पंजाब से संबंधित था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में किस जनजाति के लोगों पर हमला किया? तो ये किया था चेरों पे। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेरों पर हमला किया था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में जातियों की संख्या बढ़ने के क्या कारण थे? तो मध्यकाल में जातियों की संख्या बढ़ने के क्या क्या कारण थे?
तो कथन 1 में जनजातियों और अन्य सामाजिक समूहों के जाति व्यवस्था में शामिल होने के कारण, ये सही है। दूसरा है विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पी, जैसे सुनार होता था, लोहार होता था, बढ़ई था, राजमिस्त्री था, इसको भी जाति के रूप में मान्यता दी गई थी, ये भी सही है। तीसरा है ब्राह्मणों द्वारा नई जातियों के उद्भव का विरोध किया गया, ये गलत है। तो कथन 1 और 2 सही है। तो कथन 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 1565 में आसिफ खान द्वारा गढ़कटंगा पर आक्रमण का सामना किसने किया था? 1565 में आसिफ खान द्वारा गढ़कटंगा पर आक्रमण का सामना कौन किया था? तो रानी दुर्गावती ने किया था। रानी दुर्गावती ने किया था। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को भी बदल डाला था। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया था। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य में कौन कौन? नयनार शिव संत थे, ये सही है। नयनार क्या थे? शिव संत थे। दूसरा अलवार वैष्णव संत थे, ये दोनों है। तीसरा ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जाति के लोग थे, ये गलत है। ये जो संत थे वो सभी जाति के थे, जिसमें वो पुलैया और पनार जाति के लोग भी इसमें शामिल थे। तो एक और तो यहाँ इसमें है कि केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले थे, तो ये नहीं, तो ये सब जाति के में थे ये। तो 1 और 2 दोनों होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था और जो मदुरै था वो चोलों का बंदरगाह था, तो ये गलत है। ये दोनों में से कोई भी नहीं होगा। दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य के पास सत्ता के 2 केंद्र थे, एक अंतर्देशीय थे और एक तटीय थे। तो इन तटीय शहरों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे, पुहार और कावेरीपट्टनम। ये चोलों का बंदरगाह था, यानी पुहार जो था ये चोलों का था। ये किसका था? चोल का था। और जो मदुरै था, वो किसका था? वो था पांड्य का। तो इसमें क्या होगा? ना तो 1 ना तो 2, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दार्शनिक शंकर के बारे में क्या था कि वे शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। तो नहीं, शंकर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, ये सही है। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा, ये भी सही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को, यानी इसका 2, 3 और 4 इस किसमें है? बी, ऑप्शन नंबर बी में होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट हम जल्द ही जारी करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एडुटेरियन एनसीईआरटी ऑल आउट का कंप्लीट सीरीज आपको यहीं से याद करवाया जाएगा। धन्यवाद।